आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट यानी बीए प्रथम वर्ष पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीति विज्ञान के उपागम और पद्धति। राजनीति विज्ञान के उपागम और पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों के अंतर्गत हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, इसका हमने अध्ययन कर लिया था। आगे बढ़ते हुए आज हम राजनीति विज्ञान के उपागम और पद्धति का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान का अध्ययन कोई एक रेखीय स्थिर प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जो सत्ता, राज्य सरकार, संस्थाएं, विचारधाराएं और मानव व्यवहार, इन सब के जटिल अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करता है। कहने का राजनीति विज्ञान कोई एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, यानी केवल राज्य सरकार और संस्था से संबंधित विषय नहीं रहा है, बल्कि यह एक ऐसा विषय हो गया है जो राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ विचारधाराएं और मानव व्यवहार, इन सभी जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उनको भी समझने का प्रयास करता है। समय, समाज और संस्कृति के बदलाव के साथ इस विषय को समझने के तरीकों में भी परिवर्तन आता रहा है। इन तरीकों या दृष्टिकोण को ही हम क्या कहते हैं? उपागम कहते हैं। उपागम न केवल अध्ययन की दिशा तय करते हैं, बल्कि यह भी प्रभावित करते हैं कि हम किन प्रश्नों को महत्व देंगे और किन को हम उपेक्षित करेंगे। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनका हमें इसमें शामिल करने की आवश्यकता है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको उपेक्षा करने की आवश्यकता है। तो उपागम का जो अर्थ है, राजनीति विज्ञान का उपागम का अर्थ ये है कि राजनीति विज्ञान है वो केवल अब राज्य सरकार और संस्थाएं तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के जो विचारधाराएं हैं, मानव व्यवहार है, इनको भी समझने का प्रयास करती है। तो समय, समाज और संस्कृति के बदलाव के साथ इस विषय को समझने जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन आता रहा है। तो ये जो नए जो तरीके हैं, जो दृष्टिकोण है, इसको ही हम क्या कहते हैं? उपागम कहते हैं। तो उपागम ये तय करते हैं कि हमें क्या अपनाना चाहिए और किन बातों की हमें उपेक्षा यानी किन को हमें छोड़ना चाहिए। उपागम क्या होता है? उपागम एक वैचारिक ढांचा या सोचने की एक प्रविधि है, या हम कहते हैं कि सोचने का एक तरीका है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखा और समझा जाता है। यह वैसा ही जैसे हाथी को छूने वाले अंधों की कहानी, हर कोई अपने सत्य से कुछ सच बता रहा होता है, पर पूर्ण सत्य तभी सामने आता है जब सारे दृष्टिकोणों को समग्रता में लिया जाए। कहने का मतलब कि किसी एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकते हैं, लेकिन जब सभी की बात सुनेंगे और मंथन करेंगे तभी सच्चाई वो सामने आती है। ऐसा ही इस उपागम के अंतर्गत होता है। तो यह एक सोचने का तरीका है, एक वैचारिक ढांचा है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को, विषय वस्तु को देखा जाता है और उसको समझने का प्रयास किया जाता है। राजनीति विज्ञान में भी विभिन्न उपागम कुछ पक्षों को उजागर करते हैं, पर संपूर्णता एक समयबद्ध दृष्टिकोण से संभव होती है। तो ठीक ऐसी बात राजनीति विज्ञान में भी लागू होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो पक्ष हैं उनको देखा जाता है और उनको समझने का प्रयास करके, और बाद में एक जो समझने वाले सबसे जो मिला जुला जो दृष्टिकोण है उसको अपनाने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो अलग अलग पक्ष होते हैं सभी की बात को सुन करके, मंथन करके, और उसके बाद में एक सर्वमान्य निष्कर्ष वो निकाला जाता है। वही एक तरह से क्या होता है, उसको हम उपागम कहते हैं। अब देखो, उपागम जिस प्रकार से हमने पीछे अध्ययन किया राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में, राजनीति विज्ञान की अर्थ और परिभाषा के बारे में, तो इसका एक सर्वमान्य सिद्धांत या एक निश्चित क्षेत्र नहीं था। यानी हमने परंपरागत और आधुनिक दो दृष्टिकोणों के आधार पर भी राजनीति विज्ञान की अर्थ और परिभाषा को समझने का प्रयास किया, और क्षेत्र में भी यही बातें लागू हुई थी। तो राजनीति विज्ञान के जो विभिन्न उपागम है उनको भी हम परंपरागत और आधुनिक दो दृष्टिकोणों के आधार पर इसका हम विवेचन कर सकते हैं। तो
जो उपागम है उसको भी हम परंपरागत और आधुनिक उपागम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है परंपरागत उपागम। तो ये उपागम मुख्यतः मूल्यपरक, आदर्शवादी और संस्थागत प्रकृति के होते हैं। इनका जोर इस बात पर होता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यही उपागम मुख्य धारा में था। तो परंपरागत उपागम, जैसा कि सबसे पहले राजनीति के अंतर्गत जो उपागम आया था वो था परंपरागत उपागम। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यही उपागम प्रचलन में था। इसके जो प्रमुख आधार हैं वो क्या हैं? मूल्यपरक, आदर्शवादी और संस्थागत प्रकृति के ये उपागम होते हैं। परंपरागत उपागम के अंतर्गत कौन कौन से उपागम आते हैं? तो सबसे पहले है दार्शनिक उपागम। मतलब जो परंपरागत उपागम है उसके अंतर्गत हम किन किन उपागमों को शामिल करते हैं? सबसे पहले आता है दार्शनिक उपागम। इसके दो मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात है दृष्टिकोण। तो राजनीति को नैतिक मूल्यों और आदर्शों के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। प्रमुख विचारक कौन कौन है दार्शनिक उपागम के? प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल और रूसो, ये इसके प्रमुख उपागम हैं। केंद्र यानी यह किन बातों का अध्ययन करता है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्शों की खोज का प्रयास करता है। और इसकी जो सीमा है वो है अत्यधिक आदर्शवादी, यानी कहने का मतलब है कि व्यवहारिकता पर जोर कम देता है और आदर्शवाद को अपनाने का प्रयास करता है, और जो व्यवहारिक राजनीति है उसकी यह अनदेखी करता है। तो परंपरागत उपागम के अंतर्गत जो पहला उपागम था वो है दार्शनिक उपागम। इसके अंतर्गत नैतिक मूल्य और आदर्शों को समझने की कोशिश की जाती है। प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल, रूसो ये इसके प्रमुख विचारक हैं। केंद्र का मतलब कि ये किन बातों का अध्ययन करती है? तो ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्शों की खोज का प्रयास करती है। इसकी कमियां क्या हैं? कमियां यह है कि अत्यधिक आदर्शवादी है और व्यवहारिक राजनीति की अनदेखी करता है। दूसरा आता है ऐतिहासिक उपागम। तो परंपरागत उपागम में पहला था दार्शनिक उपागम और दूसरा है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत जो दृष्टिकोण है वो है संस्थाओं और विचारों के विकास क्रम को इतिहास के पृष्ठभूमि में समझने का प्रयास करना। ऐतिहासिक उपागम जो प्रमुख विचारक हैं वो है मैकियावेली, बर्क और टाइनबी। इस उपागम का प्रमुख योगदान क्या है? तो इसका प्रमुख जो योगदान है वह है संस्थाओं के उद्भव और परिवर्तन की प्रक्रिया को यह स्पष्ट करता है। और इसकी जो कमियां हैं या जिसको हम सीमा कह सकते हैं वह है वर्तमान की समस्याओं को यह सीधे हल नहीं कर पाता है। तो परंपरागत उपागम के अंतर्गत पहला था दार्शनिक उपागम और दूसरा है ऐतिहासिक उपागम। अब तीसरा आता है कानूनी और संस्थागत उपागम। इसका जो प्रमुख दृष्टिकोण है वो है राज्य, संविधान, विधि, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि की औपचारिक संरचना का यह अध्ययन करता है। प्रमुख जो कृतियाँ हैं वह है प्लेटो की लॉज, अरस्तु की पॉलिटिक्स और ऑस्टिन का सोवरेनिटी यानी संप्रभुता का सिद्धांत। ये कानूनी और संस्थागत उपागम के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो सीमा है या हम कमियां कह सकते हैं वह अनौपचारिक शक्तियों, व्यवहारिक राजनीति और सामाजिक संदर्भ की यह उपेक्षा करता है। तो कानूनी संस्थागत उपागम है, इसका जो दृष्टिकोण है, जो सोच है वो राज्य, संविधान, विधि, कार्यपालिका और न्यायपालिका की औपचारिक संरचना का यह अध्ययन करती है। तो ये तो था परंपरागत उपागम। अब दूसरा जो उपागम का जो अंदर जो दृष्टिकोण है वो है आधुनिक उपागम। तो वो तो था परंपरागत उपागम था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक। अब जो आधुनिक उपागम है यह है 20वीं शताब्दी के मध्य से राजनीतिक अध्ययन में बदलाव आया और राजनीति विज्ञान को एक अनुभवसिद्ध, यथार्थवादी और वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया। अब जोर इस बात पर था कि राजनीति जैसी है उसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब पूरी एक तरह से पारदर्शिता या सत्यनिष्ठा के साथ उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब हम आदर्शवादी के ऊपर जोर देंगे या हम केवल किसी विषय के अंदर हम अच्छा ही देखेंगे और उसमें यदि हम कमियों को उजागर नहीं करेंगे तो उसका जो वास्तविक जो अध्ययन है या जो वास्तविक अध्ययन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो आधुनिक उपागम है वो इस बात पर बल देता है कि जिस प्रकार का राजनीति जैसी है उसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी उसकी यथार्थवादिता और व्यवहारिकता के ऊपर जोर देना चाहिए।
जो आधुनिक उपागम है इसके अंतर्गत जो पहला उपागम है वह उसको हम कहते हैं व्यवहारवादी उपागम। तो व्यवहारवादी जो उपागम है इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं डेविड ईस्टन, बेल्टले और केटलिन। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? लक्ष्य राजनीतिक व्यवहारिक पक्ष का अनुभवजन्य अध्ययन करना। विधियाँ कौन सी काम में देते हैं? जो व्यवहारवादी उपागम है वो अपनी बात को समझने के लिए वो जो विधियाँ काम देते हैं वो है सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकी विधि और साक्षात्कार के माध्यम से अपने जो अध्ययन है उसके अंतर्गत ये विधियाँ वो काम में लेते हैं। सीमा यानी इसकी कमियाँ क्या है? यह अत्यधिक वैज्ञानिकता की होड़ में नैतिक मूल्यों की क्या करता है? उपेक्षा करता है, यानी नैतिक मूल्यों को अपनाने से ये झिझकता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पहला जो उपागम है वो व्यवहारवादी उपागम है। दूसरा है उत्तर व्यवहारवादी उपागम। तो उत्तर व्यवहारवादी उपागम के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो है डेविड ईस्टन, और उत्तर व्यवहारवाद है वो 1969 के बाद में अस्तित्व में आया था। दृष्टिकोण क्या है इसका उत्तर व्यवहारवाद का? तो वह राजनीति में सामाजिक प्रासंगिकता और नैतिक उत्तरदायित्व की वापसी। विशेषता है इसकी प्रासंगिकता का नारा और सक्रियता का आग्रह। रिलीवेंस मतलब कि वास्तविक जो घटना है यानी कोई भी विषय वस्तु है उसका जो वर्तमान समस्याएं हैं उसके संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, और वो भी सक्रियता के साथ में। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता ने प्रासंगिकता का उन्होंने नारा दिया था कि वास्तव में जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसका जो वर्तमान जो समस्याएं हैं उनसे उसका संबंध होना चाहिए। तीसरा है उपागम है मनोवैज्ञानिक उपागम। तो मनोवैज्ञानिक जो उपागम है इसके प्रमुख विचारक हैं ग्राहम वालास और मैकडूगल। दृष्टिकोण क्या है इसका? मतदाता, नेता और सामाजिक समूह के राजनीतिक निर्णयों के पीछे की मानसिक प्रवृत्तियाँ, और इसकी जो सीमा है कमियाँ वो है सभी राजनीतिक क्रियाओं को केवल मनोवैज्ञानिक कारणों से नहीं समझा जा सकता। चौथा है तुलनात्मक उपागम। तुलनात्मक उपागम के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं चिंतक हैं वो है अरस्तु और आधुनिक युग में ग्रेबेल आमंड। ये प्रमुख इसके विचार प्रवर्तक हैं। लक्ष्य क्या है इसका? इसका लक्ष्य है विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और व्यवहारों की तुलना करना। इसके अलावा इसकी जो सीमा है तुलनात्मक जो उपागम है इसकी प्रमुख जो सीमा है वो है तुलनीय संदर्भों की अनुपस्थिति। अगला जो प्रमुख उपागम है वो समाजशास्त्रीय उपागम। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो पांचवा जो उपागम है वो है समाजशास्त्रीय उपागम। दृष्टिकोण क्या है इसका? जाति, धर्म, वर्ग, लिंग जैसे सामाजिक कारकों का राजनीति पर प्रभाव। प्रमुख जो चिंतक है वो आमंड और पावेल। योगदान है सत्ता और समाज के संबंधों को गहराई से पड़ताल करना। यह समाजशास्त्रीय उपागम का प्रमुख योगदान है। अगला है प्रणाली उपागम यानी सिस्टम अप्रोच। प्रणाली उपागम का जो प्रमुख प्रवर्तक है वह है डेविड ईस्टन। दृष्टिकोण है राजनीति को एक इनपुट आउटपुट प्रक्रिया के रूप में देखना। इसकी विशेषता है राजनीति की पारिस्थितिकी की समझ। सातवां है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं ग्रेबिल आमंड, टालकोट, पार्सन्स। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का जो दृष्टिकोण है वो हर संस्था की एक विशिष्ट भूमिका होती है जो व्यापक व्यवस्था को बनाए रखती है, लेकिन इसकी भी कमियां हैं। यह दृष्टिकोण यह मानकर चलता है कि सभी समाजों में एक जैसी संस्थाएं मौजूद है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आठवां उपागम है सांख्यिकीय वैज्ञानिक उपागम। इसके जो प्रमुख उपकरण है वह है आंकड़े, ग्राफ और चार्ट और मॉडल। लक्ष्य है निष्कर्षों को वस्तुनिष्ठ और मापन योग्य बनाना। सीमा है सामाजिक व्यवहार को मात्र आंकड़ों में सीमित करना, अक्सर अधूरी व्याख्या देता है। मार्क्सवादी उपागम। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो है कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। जो मार्क्सवादी उपागम है इसका जो मूल विचार है वो है कि राज्य पूंजीपतियों का उपकरण है, राजनीति को अर्थव्यवस्था नियंत्रित करती है। सिद्धांत जो प्रमुख इसने दिए वो है वृक्ष का सिद्धांत, अधिरचना और शोषण का सिद्धांत। इसकी भी जो कुछ कमियां हैं, सीमा है वो है सत्ता के विविध स्वरूपों और लोकतंत्री भावनाओं की उपेक्षा करना। तो ये प्रमुख 9 प्रमुख उपागम है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत।
अब यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें परंपरागत और आधुनिक उपागम का, तो वो इस प्रकार से है। यदि हम दृष्टिकोण को लेकर के चलें तो परंपरागत उपागम है वो आदर्शवादी और मूल्यपरक है, जबकि आधुनिक उपागम है वो यथार्थवादी और अनुभवजन्य है। विधि जो काम देते हैं, यदि विधियों के आधार पर हम तुलना करें परंपरागत आधुनिक उपागम की, तो परंपरागत उपागम के अंतर्गत जो प्रमुख जो विधियाँ हैं, अध्ययन सामग्री जो विधि काम देते हैं वो है दार्शनिक, ऐतिहासिक और कानूनी विधि। और आधुनिक उपागम के अंतर्गत जो विधि काम देते हैं वह सर्वेक्षण, सांख्यिकी और तुलनात्मक विधियाँ। केंद्र, यानी दोनों का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? तो परंपरागत उपागम है वो राज्य सरकार और संविधान के ऊपर बल देता है, जबकि आधुनिक उपागम है वो सत्ता, व्यवहार, समूह और प्रक्रिया के ऊपर बल देता है। आलोचना, यथार्थ से कटे सीमित क्षेत्र, यानी जो परंपरागत उपागम है वो वास्तविकताओं से दूर है और इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है। सीमित कैसे? क्योंकि परंपरागत उपागम केवल राज्य सरकार और संस्था तक सीमित होता है, जबकि आधुनिक उपागम है वो उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। लेकिन आधुनिक उपागम है वो मूल्यहीन है और अति वैज्ञानिक, यानी यह वास्तविकता के ऊपर अधिक बल देती है और यह मूल्यों की उपेक्षा करती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है वो बहुआयामी और बहुसरणीय है। कोई एक उपागम राजनीति की समग्र समझ नहीं दे सकता है। जहाँ परंपरागत उपागम हमें राजनीति के मूल्यों और संस्थागत स्थायित्व की ओर ले जाते हैं, वहीं आधुनिक उपागम व्यवहार, प्रक्रियाओं और सामाजिक संदर्भों को गहराई में ले जाते हैं। एक परिपक्व अध्येता के लिए आवश्यक है कि वह किसी एक उपागम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विषय की जटिलताओं के अनुरूप उपागमों का समावेशी और आलोचनात्मक उपयोग करें। यहाँ विवेकपूर्ण दृष्टिकोण राजनीतिक ज्ञान को जीवंत प्रांसकी को उत्तरदायी बनाता है। तो आज की क्लास में हमने राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों का हमने अध्ययन किया और विभिन्न उपागमों के अंतर्गत 2 प्रकार के दृष्टिकोण इसमें भी माने गए हैं। एक है परंपरागत उपागम और दूसरा आधुनिक उपागम। दोनों का हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया और समझने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।